बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रिदा ज़फ़र घुम्मन एंड यू वाचिंग योर वेरी ओन एंड फेवरेट शो सिटी एट 10। उम्मीद और दुआ यही है कि आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से हैं। अवाम के जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और मसाइल जो हैं सेम ही हैं लेकिन एक डिफरेंट रुख आए दिन इख्तियार कर लेते हैं और उनमें इजाफा ही होता चला जा रहा है। आज की स्टोरीज़ क्या हैं उनमें हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ। तो आज हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, आमिर रज़ा और अली साही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आवाम को आज एक और ज़ोर का झटका लगाया गया है जी। नेपरा ने बिजली ₹1.81 फ़ी यूनिट महंगी कर दी है। आमिर भाई क्या बनेगा? अच्छी खबर है और ये आगाज़ आज अच्छी खबर से हो गया। मुझे खुशी इस बात की है कि पूरे 9 पैसे जो है अवाम के बचे। लास्ट मंथ जो थी 19 पैसे 9 पैसे ₹1.90 थी लास्ट जो। अच्छा हाँ वो मैंने कहा 2 रुपये में 9 पैसे जो है अवाम के बच गए। यानी चले कम हुआ, चले 9 पैसे ही सही लेकिन ये तो अच्छी खबर है कि कम हुए। वो हम पार्ट मिस कर गए ना। कल रात 12 बजे जो समरी चली गई वो भी अच्छी खबर है लोगों के कि नहीं अब गवर्नमेंट बनेगी, नई निगरान हुकूमत आएगी और जिस तरह से अच्छा तजुर्बा पंजाब में निगरान हुकूमत का जिसको भी कंटिन्यू करना चाहिए, मेरा हाल वफाक में भी निगरान हुकूमत ही चलनी चाहिए। बिजली हमेशा का बिल जो है बिजली बनकर ही गिरता है और मैं ये कहूँ कि जी लोग इससे परेशान नहीं हैं। लोग ना सिर्फ इससे परेशान हैं बल्कि जो असल महंगाई का तूफान है जिसको हम पेट्रोल पे डालते हैं वो बिजली है। जिसके घर में साइकिल भी है या साइकिल नहीं भी है वो भी बिजली इस्तेमाल करता है और उसके बिल को भी आप माफ़ नहीं करते हैं। दूसरी तरफ करोड़ों रुपए की बिजली चोरी है, अरबों रुपए की बल्कि कहना चाहिए बिजली चोरी है। उस तरफ लेफ्ट का इसलिए ध्यान नहीं है कि उनको पता है कि उसमें से उनके बंदे पैसे लाते हैं, ऊपर तक पहुंचाते हैं। सिस्टम ही रोटन हो चुका, सिस्टम गंदा हो चुका, सिस्टम ख़राब हो चुका। इसकी सर्जरी की ज़रूरत है। जब तक आप बिजली के बिलों में इक्विवेलेंटली सबको शरीक नहीं करेंगे, छोटे तबके को इस पर रिलीफ नहीं मिलेगा और बड़ा तबका जो है वो बिजली चोरी, चाहे वो फर्नेसेस चला रहा है, चाहे वो छोटी मोटी इंडस्ट्री चलाता है, वहाँ से बिजली चोरी आपके लाइनमैन के साथ मिलकर होती रहेगी और हर सूरत में होती है। हर सूरत में होती है। मैं आपको बताऊँ जहाँ मैं रहता हूँ उसके पीछे एक कच्ची आबादी सी है। वहाँ गुज़िश्ता 2 साल में मेरा ख्याल है मैं कई मरतबा ये निशानदेही कर चुका हूँ कि एक चौधरी है जिसने अपने घर से लाइनें उस कच्ची बस्ती को दी हुई है मुस्तकिलन। वो वहाँ कूलर भी चलाते हैं, टीवी भी चलाते हैं और वो चौधरी साहब को मेरा ख्याल 300 के 400 रुपया महीना 500 वो इस तरह का फिक्स है उनका वो देते हैं। चौधरी साहब वो उनमें से हिस्सा देते हैं लाइनमैन को, अवामी खिदमत का। और वो जो बिजली है उनके घर से करीब से जो तारें गुजरती है वहाँ से वो लगती है और बिल जो है फिर वो बाकी सब खुद बेच रहे हैं। वो खुद एक छोटा सा लेस्को का महकमा बने हुए हैं। बिल्कुल सर, ये एक चौधरी है, अवामी खिदमत है। मुझे इस पूरे पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में ऐसे कितने चौधरी हैं जिनका बिल मैं पे करता हूँ, पैसा पे करते हैं। मुझे फ्यूल एडजस्टमेंट गर्मियों में आमिर भाई ज्यादा, आमिर भाई गर्मी बात होती है, मैं कहता हूँ यार ऑयल महंगा हुआ। आमिर भाई गर्मियों में ज्यादा चौधरियों की हमें वो बोझ उठाने पड़ते हैं क्योंकि ये टाइम है पीक है चोरी का। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, उनको पता भी है। देखें ये चोरी करवा रहे हैं उनको भी पता है। ये सीजन होता है ना, जैसे फल का किसी का किन्नों का सीजन, ये बिजली चोरी का सीजन है। हाँ ये बिजली चोरी का, ये अप्रैल से लेके तो अक्टूबर सितंबर तक जो ये पीक है। इससे पूरा साल उन्होंने अपने वो निकालना है और खर्चा पूरा करना है और फिर ऊपर तक जाती है पूरी एक वो फूड चेन है कि लाइनमैन से लेकर सुपरिटेंडेंट, SDO, एक्सियन, SC, फिर बड़े दफ्तरों तक जो है ये सारी मंथली जाती है। ये कैसे मुमकिन है कि अगर किसी जगह पे चोरी हो रही है और वो लाइनमैन को लाइन हो, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो ये किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। ये तमाम की तमाम और फिर बिजली तो चले ये पैसे बढ़ रहे हैं, अवाम को बिजली मुयसर तो होना, फिर जो लोड शेडिंग ने ऊपर से बुरा हाल किया हुआ है, इतनी शदीद गर्मी। तो आप हैरान हो आपकी बात से, ये लोड शेडिंग ना हो तो बिल आपके डबल हो जाएंगे। दूसरी बात है कि चोरी से होने से बिजली होने का क्या मतलब? बिजली आपके पास कम है, चोरी क्यों की जाती है?
आपने जिसका जितना उसको देनी है बिजली, उससे ज़्यादा बिजली आप उसको फराहम करते हैं। चोरी, यही चोरी है ना, बिजली सप्लाई जो है उसको ज़्यादा सप्लाई फराहम करते हैं। बिजली पहले ही कम है, पहले ही लोगों पे, ऊपर से ये चोरी जो है ये हमें नुकसान पहुँचाती है। लोड शेडिंग ये तो वैसे ब्लेसिंग है, ये तो वैसे ब्लेसिंग है, चोरी ब्लेसिंग है, उससे उसकी वजह से लोड शेडिंग होती है, लोड शेडिंग होती है, हमारे बिल कम होते हैं। बिल कम नहीं होते ना, यही तो मैं कह रही हूँ कि अगर चले बिल ही कम हो जाए तो आवाम का ठीक है। और लोड शेडिंग भी अगर 24 घंटे आपका मीटर चले ना तो आपके यूनिट हो जाएंगे 300 से ऊपर, आपका बिल हो जाएगा कई गुना ज्यादा। अब तो ये है 500, 1000 या 2000 किसी का वो खाता है। पिछले साल अगस्त में बिल आया था 14,000, इस दफा 23,000 आया। आपका बहुत कम बिल आया। नहीं, कम है, एक साल में भी तो ज्यादा हो गया लोगों का 50-60 बिल आया इस दफा। चले मेरे ख्याल में फैमिली भी छोटी है। जब 10वीं जमात में पढ़े तब आपका बिल कितना आता? क्या 10वीं जमात में पढ़ते थे तब आपका बिल कितना आता? मुझे पता नहीं, मेरे वाले सब देते थे, लेकिन मेरे पास पुराने बिल पड़े होंगे, बड़े होते गए, मैं निकालता जाऊंगा, वो निकालूंगा। वो मेरा ख्याल है उस वक्त आता था 65 रुपए 45 रुपए बिल आता। तो आप बड़े हो गए ना, तो बिल बढ़ता जा रहा है, हर साल बिल बढ़ाते जाए, मतलब बिल बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ इंसान की आमदन भी बढ़ाए। मैं तो ये कहता हूँ, वो भी बढ़ रही है। उस वक्त भी 45 रुपए में दुखते नहीं थे। इस मरतबा जब बिल आया, जब मैंने इसको कंपेरिजन किया, तो इसका मतलब कीमत आपने इतनी ज़्यादा कर दी। सही साहब, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं 14 से 23 पे गया, जो लोग ये अफोर्ड नहीं करते हैं उनके साथ आप जाके पूछें, जिनके घर में जो अपनी पूरी खाना नहीं की बिल में जाती है, बल्कि पूरी तनख्वाह बिल, एक टाइम पे खाते होंगे, 2 टाइम पे फाका करते होंगे, फिर भी मेरा ख्याल है बिल नहीं दे पाते हैं। एक पंखे का बिल नहीं दे पाते हैं। और रहम नहीं रहा मेरा ख्याल है हुकूमत के दिल में भी, खुद ये मुफ्त यूनिट यूज करते हैं। ऐसा ही है, ये बिल्कुल लोगों के एसी तो बंद हो गए हैं, अब पंखे, फ्रिज, नॉर्मल चीजें इतने बिल आ रहे हैं। मजे की बात है कि सिपरा साहब हर साल 2-3 दफ़ा हम खबर ज़रूर देखते हैं कि अरबों रुपए के डिफ़ॉल्टर हैं सरकारी डिपार्टमेंट में, जितने भी हैं, उसमें चाहे जेल डिपार्टमेंट है, कोई पुलिस है, कारपोरेशन की फिर बिजली कट गई, जितने कल खबर थी। वो अलामती बिजली कटती है ना अमर भाई, बिजली कटे तो फिर है ना, वो काटते हैं, वो खबर बनवाई, उसके बाद फिर लगा देते हैं। अच्छा जी, इसी के करिए, लेस्को की गाड़ियों और क्रेन्स की मरम्मत के लिए 2 अरब का बजट है जो कि मंजूर किया गया। इसमें क्या कहेंगे? लेस्को की मुरम्मत के लिए 2 अरब का बजट रखे नहीं, वो पूरे लेस्को की इनकी मरम्मत होने वाली है, और ये वो मुरम्मत है जो मुरम्मत के लिए फंड्स नहीं रखे जाने चाहिए, कोई और चीज़ रखे, वही रखे, इसके लिए रखे, लोगों को दें ताकि इनकी मरम्मत की जाए। बिजली आप फराहम नहीं करते हैं, आपको लाखों हज़ारों शिकायतें ऐसी मिलेंगी कि रात के वक्त में आपके वो जो बिजली का क्या उसको बोलते हैं, प्रेशर है क्या उसको, वोल्टेज वो गिर जाते हैं, वोल्टेज गिर जाते हैं, ना आपका एसी काम करता है, ना आपका एसी काम करता है, ना फिर उसमें ऐसा होता है कि आपका यूपीएस भी काम नहीं करता अगर लगा हुआ है, क्योंकि वन फेज आ रहा है। बात की जो है ये मेंटेनेंस के भी पैसे दिए जाएं, लेकिन हद है इस हुकूमत की, ये जाते जाते 15 रुपये रेडियो को भी ठोक गई। अब ये मस्जिद वाले पहले टीवी का भी देते थे, रेडियो का भी देंगे, और मेरा ख्याल है उसके बाद शायद ये बाकी मीडिया पर वाहियाती चलती है और सिनेमा चलते हैं, इसका भी मस्जिदों में डाल दिया जाए बिल कि जी आप फलां सिनेमे में बारबी लगी हुई है, उसके में भी आपके 50 रुपये दिए जाते हैं, तो मस्जिद के बिल में वो बारबी के पैसे भी आ जाए। शायद ये आने वाले दिनों में हो जाएगा। आप देखें ना कि जो जहाँ पे खर्चे कम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे मराआत जो दी गई हैं एक्स्ट्रा वो कम करने की ज़रूरत है, उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। फिर ठीक है, अगर आप फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बढ़ा रहे हैं पैसे, आवाम दे रही है, एटलीस्ट उनको सहूलियात तो देना। अगर उनकी बिजली चले जाती है, कोई जैसे आजकल ट्रांसफार्मर फटने के बहुत ज़्यादा इशूज़ हो रहे हैं, और आपकी बिजली गायब हो जाती है, आप कॉल करते हैं, अमला नहीं पहुंचता, फिर आपसे अलग से वो खर्चा पानी लेता है, इतने मसाइल हैं। 8-8 घंटे बिजली बंद रहती है, कोई पहुंचता नहीं है, कॉल ही नहीं कोई उठाता। रिजा अमला आता है, पैसे ठीक रखेंगे, रेट ठीक रखेंगे, फिर टाइम पे आएंगे, चाय पानी नहीं आप चाय पानी हर वक्त देंगे पैसे। आप एक काम करके देख लें, बिजली खराब है, आप 100 कॉल कर लें वो लैंडलाइन पे, एसडीओ को, एक्सीन को, कोई बंदा नहीं आएगा। आपने वो जो आते हैं आपकी बिजली ठीक करने वाले आ जाएं, आपने उनको 1000, 2000, 3000 दे दिया,
आइंदा आपकी बिजली ना भी खराब हो, आपका मैसेज तो भी वैसे ही आ जाएंगे, ईद पे भी आ जाएंगे, मुबारक देने आ ईद शिबरात जश्न ये बड़े क्रिसमस सब पे आएंगे आपके पास। ऐसा ही है। ये हमारे बुजुर्गों का बड़ा कमाल है। कायद आज़म साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आज भी वो उनसे काम चल रहा है, दर्जात बुलंद आज भी उनसे काम, आज भी उन्हीं का ही नाम चलता है। वो जेब में हो तो सारा कुछ बेहतर है, आपकी जेब में नहीं है तो फिर आप समझे आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर कोई हल नहीं है इस चीज़ का। खैर हमें तो कोई हल नज़र नहीं आता। रोज़ हमें एक इस तरह खबर दे देते हैं कि बिजली जो है इतने पैसे, इतने रुपए फी यूनिट बढ़ गई है, बिल जो है वो लोगों की बसात से देना बाहर हो चुका है। लेकिन बिजली ने आपको ये एक काम दिया है कि रोजाना आपको खबर देती है कि आगे भाई मुझे इस पर डिस्कस हाँ नहीं, लेकिन निगरान हुकूमत जो आ रही है, मेरा और महंगी होगी। 23 को नेफ्रा ने फिर एक इजलास रख लिया अपना, जबरदस्त, और उसमें फिर बिजली की बुनियादी यूनिट जो है, बेसिक यूनिट, बेसिक टैरिफ जो कहते हैं, ठीक है। तो अब मजीद जो है बेसिक यूनिट बढ़ने वाला है। लेट्स सी अब क्या होता है। अब उसमें से ही बिजली गिरेगी लोगों को। लेट्स सी। बिजली तो पहले आवाम पर खास अभी नहीं, अभी जिंदा है ना। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक पर और नेक्स्ट स्टोरी के साथ हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक, और अभी चलेंगे अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो कल अहम इजलास हुआ है, वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना इजलास था। अहम फैसले किए गए हैं और लेडी वेलिंगटन हस्पताल की असर नौ तामीर भी इन फैसलों में शामिल है। 6000 नर्सें भी भर्ती करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अहम इक़दाम हैं जो कि उठाए जाएंगे। अहम फैसले सामने आए हमें भाई वज़ीर आला की जानिब से, बहुत अहम है, तवज्जो नहीं दी जा रही। निगरान वज़ीर आला जिस तरह से हॉस्पिटल्स में काम कर रहे थे, मैंने पहले भी एक दफ़ा इसी प्रोग्राम में कहा था कि हमारे पास पैरामेडिक्स और नर्सेज की बहुत कमी है, और इतनी कमी है कि हम उनसे बेचारियों से, या हमारी सिस्टर्स हैं, उनसे डबल ड्यूटी भी लेते हैं, और फिर उन पर जो माशरा है वो तंज और तशनी करता है, फिर उन पर फिक्रे भी कसे जाते हैं, लेकिन वो बेलौस होकर ये काम कर रही होती हैं। तो ये इनको जितने हम बच्चियों को इस तरफ लाएं, देखिए हमारी ख़वातीन भी बीमार होती हैं हॉस्पिटल में, बहुत मोतबर शोबा है। तो ये अच्छा नहीं है कि एक खातून जो है वो आपकी टेक केयर करे आपके घर वाले की, लेकिन हम जो मर्दों का माशरा है, हमारे जैसे लोग हैं ना, कोई अमरज है, कोई अली साई है, तो वो जब इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। अब ये 6000 नर्सेज भर्ती की जाएंगी, एक तो रोज़गार मिलेगा, ख़वातीन जो है वो सामने आएंगी, और इस शोबे में अभी और मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छी कल खबरें थी, जिस तरह से आपने कहा कि वो पॉलिसी भी बना ली उन्होंने, दाखिला पॉलिसी जो है, फिर देहात के मुतालिक सफाई का पूरा उन्होंने एजेंडा था। एक देखिए ना, एक बात ये है कि ये मंशूर कोई और बताता रहा अपना, हाँ। वो किसी और तरफ चल पड़े। वो कहते थे हमने एजुकेशन ठीक करनी है, हमने हेल्थ ठीक करनी है। मुझे तो लगता है कि ये वाले जो सीएम है निगरान वज़ीर आला, ये इनका असल मंशूर है कि आपने आपके जो हॉस्पिटल हैं वो ठीक करने हैं। जब से आए हैं हमने देखा है कि कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब वो किसी जगह पे विज़िट करते हैं तो हॉस्पिटल्स का दौरा नहीं करते, और वो भी नहीं कि वो जो सियासी नारे होते हैं कि बंदों को हटा दो, मार दो, ये कर दो, वो कर दो, वो चीज़ों को कहते हैं कि बेहतर हों ताकि अवाम को फैसिलिटेट किया जा सके। मार धार से कुछ नहीं होना। आप किसी को हटाएंगे तो नया बंदा, फिर आपने एक इंसानी जिस्म ही ला के वहाँ पर रखना है। अब देखें ना कि जो कल अहम फैसले किए गए हैं, बहुत सारे शोबे हैं यहाँ पर। अगर आप देख लें 6000 नर्सें भर्ती की जाएंगी, ये एक चीज़। फिर लेडी वेलिंगटन अस्पताल के लिए 2 अरब 18 करोड़ के बजट की मंजूरी दी गई है। फिर सफाई पे भी तवज्जो दी गई है। अभी जाहिर चौधरी साहब ने खबर चलाई जो आई है, वो ब्रेकिंग न्यूज़ में चल रही होगी कि किसी हॉस्पिटल में दौरान ऑपरेशन लाइट बंद हो गई, जनरेटर नहीं चल सके, अल्टरनेट सोर्स जो है वो नहीं उनको मिल सका, तो मोबाइल की लाइट से जो है ऑपरेशन। एक तो इसको सोलर्स पे ले जाएं हॉस्पिटल्स को, ये मेरी रिक्वेस्ट है निगरान वज़ीर आला से कि तमाम हॉस्पिटल्स जो हैं वो सोलर्स पे चले जाएं, ताकि अगर ये जनरेटर वाला और बिजली वाला जो है ना, ये एक मसला कम होगा। बिजली लाजमी बात आपको लेनी तो पड़ेगी, रात को आपको लेनी पड़ती है, लेकिन दिन के वक्त ये प्रॉब्लम कम होगी। जनरेटर भी तो होता है ना यहाँ पे, फिर इंतजामी वक्त आ जाती है। दूसरी मुझे रिक्वेस्ट करनी है कि खुदारा निज़ाम तलीम की तरफ भी आए। आपके बाद कोई मुंतखब हुकूमत आ जानी है, उनके अपने मसले मसाइल होते हैं, उन्होंने कोई वज़ीर तलीम ऐसा लगाना होता है जो ड्रामेबाज हो, जिसने काम ना करना हो। आपके स्कूल बहुत इग्नोर हैं, सरकारी भी स्कूल चेन हो,
सरकारी भी और गैर सरकारी, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ किसी की अपनी स्कूल्स की चेन होगी तो वो कैसे ठीक करेगा? ये जो निज़ाम तलीम है ये आने वाली नस्ल को तैयार नहीं कर पाएगा आने वाले वक्त के लिए, ये मैं अभी से बता रहा हूँ। बिल्कुल भी अब आपकी AI टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई। हम उसके आसपास भी कहीं भी नहीं है। अभी तक हम बच्चे को बे अलिफ बा बाबा टे अलिफ टा टाटा सिखा रहे हैं। हाँ। और ये ना बाबा बनेंगे ना टाटा बनेंगे, ये बेचारे किसी जोगे नहीं रहेंगे। पुराने सरकारी स्कूल्स में से आप देखें, लोग ब्यूरोक्रेट बने, लोगों ने PhD की, लोग तलीम हासिल की, लेकिन ये जो मौजूदा निज़ाम तलीम है आपके कोई तवज्जो नहीं, बस्ते बहुत हैवी हैं। हालांकि बस्तों की जरूरत नहीं है। अच्छा बाहर नहीं है, बाहर तो बस्ता आपको स्कूल लाने ही नहीं देता। नहीं, अब आप देखें आपकी बुक वहाँ पढ़ी है, आपने वहीं पे सारा कुछ पढ़ना है, उसके बाद ट्यूशन का तो जबरदस्त। आमिर भाई आप सारा कुछ कर रहे हैं जी, ई पेपर पे जा रहे हैं, ई ऑफिस पे जा रहे हैं, तैयार नहीं कर रहे साथ। तो जो जिनको वसाइल की भी कमी है ना, वो पेपर्स देने के लिए आपको उस तरह की डिवाइसेस भी चाहिए, गैजेट्स चाहिए, जो कि आप सरकारी स्कूलों के जो लेवल है उस पर नहीं प्रोवाइड कर सकते हो। मैं तो निगरान वज़ीर आला से कहूँगा कि सारे काम छोड़ें भाई। ये जो बच्चों का निज़ाम तलीम है और बच्चों को जो तलीम देने का तरीका है, इस पर काम करवाएं, इस पर रिसर्च करवाएं। हमें आने वाली नस्ल तैयार करनी है। ये आपका ये जितने छोटे मैं रिदा के बजाय AI के साथ बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ, मतलब वो आप देखो, लेकिन उसको चलाने के लिए कुछ पीछे को 15-20 दिमाग चाहिए होंगे, वो हम बना नहीं रहे। पहले बेसिक तालीम चाहिए होगी, बेसिक तालीम चाहिए। और जो जिस किस्म की तालीम होगी, इलिटरेसी रेट है पाकिस्तान बे अलिफ बा बाबा वाला काम नहीं रहेगा ना। मैं तो पहले कह रहा हूँ ये बात। तो इस पर काम किया जाए, इस पर अभी से रिसर्च शुरू करा दी जाए। हो सकता है जो आने वाली मुंतज़िम नहीं, ये जो आपके बच्चे हैं ये घरों में सारे आपकी ये डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल भी करते हैं, लैपटॉप भी करते हैं, लेकिन स्कूल जाते हैं तो इतना बड़ा बस्ता लेके जाते हैं, और वो वाली किताबें अब जो मेरा ख्याल है 100 साल पुराना मोबाइल हम यूज़ करते हैं। मैंने देखा है बच्चा पैदा होता है और उसके बाद जब वो ज़रा सा 6 माह 7 माह 8 माह का होता है तो उसकी माँ ही उसको टिकटॉक लगा के दे देती है और उसको उंगली डालना सिखा देती है। कार्टून सारे देखते हैं। इस बच्चे ने ना इल्म हासिल करना है, नहीं करना। अब जिस तरह ना उसको ये पता है, आपने उस पर कार्टून लगाया, गाने लगाए, आपने वीडियोस लगाई, सोशल मीडिया ने निज़ाम तालीम तबाह करके रख दिया है। तो जब तक वज़ीर आला इस पर काम नहीं करेंगे और स्कूल्स पे काम नहीं होगा, ना आपको अच्छे डॉक्टर्स मिलने हैं, ऐसा ही है, ना आपको अच्छे टीचर्स मिलने हैं, ना आपको अच्छे इंजीनियर्स मिलने हैं, ना आपको अच्छे वकील मिलने हैं अच्छे। इस पर काम करने की ज़रूरत है। हम जोहला पैदा कर रहे हैं और कागज़ का एक टुकड़ा देकर उनको कहते हैं आपने MSc MA कर लिया, जाएं आप जाके नौकरियां ढूंढें। स्कूल सरकारी स्कूलों की बात की जाए, जो बेहतर होनी चाहिए थी ना सिचुएशन, वो पहले से मैं कहती हूँ पहले से अबतर है ना। अब तो जब हम स्कूल जाते थे, मैं सरकारी स्कूल गांव के सरकारी बहुत लोग पढ़े हैं, बहुत आगे निकले हैं सरकारी स्कूलों से। हम वहाँ पे वक्त का बड़ा ख्याल किया जाता था, सुबह सुबह असेंबली होती थी, सारे टीचर्स का लड़कों का आपस में इंटरेक्शन होता था। अब आप किसी स्कूल में जाएं सरकारी में, वहाँ पे कोई देखने वाला ही नहीं है। कोई बड़ा स्कूल है या बड़े शहर में है तो उसमें होगा चेक एंड बैलेंस। जो देहाती इलाके हैं जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देहातों से आते हैं और देहाती लोगों की आप तो एजुकेशन पे बिल्कुल फोकस नहीं करते। किसी का कब्रिस्तान में स्कूल बना हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक दिन मैं गांव से गुजरा था, काफ़ी बड़ा गांव था, तो कब्रिस्तान के पीछे 3 चेयर्स पड़ी थी, आगे कुछ 100-200 बच्चा बैठा था, तो ये स्कूल था। तो मैं सोच रहा था कि ये इसका हेडमास्टर कोई मुर्दा होगा। देखिए ये आपको बाहर से डोनर्स मिल जाएंगे, बहुत डोनर्स मिलेंगे। ऑटोमेटिकली वसाइल अल्लाह ताला बना देता है, आपकी तवज्जो ही नहीं है। आपको इसमें कमीशन लेने वाला माफिया ना हो तो तरक्की करना मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ मैं गवर्नमेंट की नहीं, प्राइवेट स्कूल्स पे भी आप ध्यान दें। आप उसके कैरिकुलम पे, उसके निज़ाम तलीम पर अगर ध्यान देंगे तो प्राइवेट स्कूल भी ठीक होंगे, सरकारी स्कूल भी ठीक होंगे, और जहाँ तलीम इक्विवेलेंट होएगी। भाई बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत बेसिक चीजें, इतने प्रॉब्लम्स हैं। कुछ तो इक्विवेलेंट होएगी, कुछ तो हो सकता है ना। मतलब ये तो नहीं है कि आप काम का आगाज ही ना करें, अभी से आगाज करें। आप आगाज सबसे पहले तो करें कि उनकी हालत बेहतर करें, जो बिल्डिंग्स हैं वो बनाएं, स्पेस प्रोवाइड करें। लैंग्वेज एक कर दें, आप लैंग्वेज एक कर दें, आप फैसला कर लें आपने अंग्रेजी के साथ जिंदा रहना है या उर्दू के साथ जिंदा रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी अदालतें फैसला दे चुकी है लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं करवाने वाला। तो आप निज़ाम तलीम एक ज़ुबान में कर दें, अपनी ज़ुबान में करें। ये अभी वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला गए हुए थे किसी वसी एशियाई मुल्क के अंदर,
कहाँ गए थे? उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान। उनसे पूछे, जब भी उनसे मुलाकात होगी मैं तो ज़रूर पूछूंगा कि क्या वहाँ लोग अंग्रेज़ी ही बोल रहे थे सारे, क्या निज़ाम तलीम अंग्रेज़ी में है? चाइना, फ्रांस, जर्मन क्या अंग्रेज़ी बोल के तरक्की कर गए? कि कौन सी ज़ुबान है जो वो इस्तेमाल करते हैं? वो अपनी नेटिव ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो तरक्की करते हैं। हमने अपनी समरीज जितनी भी हैं या आपकी समरीज जो आती है हमने दूर कर दिया अपने बच्चों को बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से तालीम से, और ये हुकूमत की गफलत है, और जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन तमाम की ये एक कंबाइंड गफलत है जिस पर तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। क्योंकि जैसा कह रहे हैं कि जब तक ये तालीम इंसान के अंदर तालीमी तरबियत नहीं ना होगी तो इस कौम की हालत किसी भी तरह से कोई भी शोबा बेहतर नहीं हो सकता। ना अच्छे डॉक्टर्स होंगे, ना अच्छे अफसरान निकलेंगे, ना अच्छे लोग निकलेंगे, अच्छे इंसान ही नहीं है तो जाहिर सी बात है मुल्क वैसे का वैसे ही रहेगा। खैर, अभी चलते हैं एक ब्रेक पर और क्विक ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे। वेलकम बैक। तो वज़ीर आला दौरे कर रहे हैं और ख़ुद ही कारकर्दगी सबकी चेक कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद किसी को शायद ख्याल नहीं है। इसी हवाले से जो हमारी अगली खबर है कि डाकू और चोर जो शहर में बेलगाम हो चुके हैं। शहर में 24 घंटे के दौरान 448 वारदातें हैं जो कि रिपोर्ट हुई है। इट्स अ ह्यूज नंबर। अली साही, कैसी सूरत हाल बन चुकी है? ये रूटीन है, इसमें ह्यूज नंबर वाली क्या बात? आप किसी बड़े पुलिस अफसर से बात करें जो इस शहर का है, CCP लाहौर से पूछ लें, DIG आपसे बात करें, तो 2-3 बातें उनके पास हैं बड़ी इसकी वैलिड जो है। वो कहते हैं एक तो फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, दूसरा कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, तीसरा कहते हैं आबादी बढ़ गई है। ये मेन रीजंस हैं वारदात के होने की। ये इस बात को ऑन नहीं करते कि हमारे पास यहाँ पे 33,000 या 35,000 के करीब फोर्स है। इसमें यहाँ पे सेफ सिटी के कैमरास भी मौजूद हैं, पेट्रोलिंग के लिए डॉल्फिन भी मौजूद है और हैवी बाइक्स हैं। एक बाइक अब तकरीबन 20 लाख के करीब होगी। आपके पास नाके लगाने के लिए बैरियर्स भी मौजूद हैं, आपके पास वो सारा इक्विपमेंट मौजूद है। लाहौर की पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कुछ छोड़ दें, इनके पास तमाम वसाइल मौजूद हैं, लेकिन इनसे वो क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह है? कहाँ गफलत है? इसमें गफलत ये है कि जो आला अफसरान है, हो सकता है वो तो अपने तौर पे बेहतर ही काम करते हैं। जो हमारे जैसे लोग बैठे हैं, चूँकि हम उनको रिपोर्ट करते हैं, चीज़ों की खबरें देते हैं, मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है। हमेशा जब आप में कोई कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं होगी, आप टीम वर्क अच्छा नहीं कर सकेंगे, आप अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकेंगे। अगर 9 मई से लेके अब तक देखा जाए तो 9 मई का वाक़या भी देखें ना, तो गुलबर्ग तब कितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन थी? नहीं, अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं थी। लिबर्टी से काफिला चला, एक ASP खतून आई, पुलिस आला जो अफसरान है उनको बड़ा बहादुर गर्दानती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि उनका ये मैंडेट था कि वो वहाँ गई हैं तो वो रोकें उनको। उनके साथ बदतमीजी हुई, वो वहाँ से वापस आ गई और फिर कैंट तक किसी ने रोका ही नहीं। इसका मतलब है कि आप कैमरे भी नहीं देख रहे थे, आपकी जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट थी उनको भी नेगलेक्ट कर रहे थे, आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर रहे थे। आपके मुताबिक सिर्फ कोऑर्डिनेशन की कमी है। मेरा ख्याल है कि कुछ टॉप पे प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे लेवल्स पे ऑफिसर्स हैं जो कि शायद मुतहतों के साथ ना उस तरह से उनका रवैया है और ना उनकी बात को उस तरह से, ठीक है उनके सामने डरते होंगे बात करने से, लेकिन बाहर जाकर वो जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह की हमसे पहुंचती हैं, मैं समझता हूं कि ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन का नहीं, ये बिहेवियर का भी मसला है। तो अगर आप बिहेवियर अपने मुतहत के साथ आप दुरुस्त करें, सिर्फ IG पे ना छोड़ें कि वो वेलफेयर के काम करता रहे। मेरा ख्याल है कि CCP ऑफिस से भी जो है वो ना सिर्फ पूरी तरह से विजिलेंट होकर काम करने की ज़रूरत है और नीचे तक उसको उसी तरह से लेकर जाने की एक टीम वर्क की ज़रूरत है। तो कैप्टन ऑफ द टीम जो है, अगर वो अपना रवैया दुरुस्त करे तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे काम वैसे ही दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा फिगर है जिसको अली साई ने बिल्कुल आसानी से कह दिया कि ये रूटीन है, ये खबर नहीं है। 448 खानदान 24 घंटों में लुटे दिल्ली, और उनके साथ अटैच खवातीन और उनके बच्चे किस ज़हनी अजियत, कोफ्त और खौफ हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और सिर्फ लाहौर की बात है, दादुशुमार जो है वो रोज रोज बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ पे गफलत है उस पर हमारे बात की है। खैर, आमिर रजा और साथ ही साथ अली साही हमारे साथ है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी हम चलते हैं हेडलाइंस की तरफ और हेडलाइंस के बाद दोबारा से हाजिर होंगे।
तो अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और बात करते हैं एक नई अपॉर्चुनिटी के हवाले से जो कि स्टूडेंट्स के लिए, नौजवानों के लिए मैदान में आई है। और इस हवाले से हमारी नेक्स्ट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मिशर शाह, जो कि एक प्रोग्राम मैनेजर हैं अखुवत फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप 4 सालों से अखुवत के लिए काम कर रही हैं और ये एक नई अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में हम बात करेंगे जो कि अखुवत के दरमियान है और होम ब्रिज के दरमियान एक नया मुआहिदा हुआ है, कोलैबोरेशन हुई है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि अखुवत आज तक कैसे काम करता आया है, नौजवानों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ कैसे फराहम करता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अखुवत का बेसिकली जो सफ़र है वो शुरू हुआ था 2001 में। तो हमारा जो विज़न है वो ये है कि हम एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं जिसमें गुर्बत नाम की कोई चीज़ ना हो। तो इसके लिए हमारी इंस्पिरेशन जो है हमने मवाक़ात मदीना से ली थी। और इसके तहत ये कहा जाता है कि सोसाइटी में ना 50% लोग होते हैं जो हैव्स होते हैं और 50% वो होते हैं जो हैव नॉट्स होते हैं। तो अगर ये लोग आपस में एक रिश्ता जोड़ लें, दोस्ती का, भाईचारे का, एक सपोर्ट का सिस्टम बना लें, तो हमारा माशरा आगे तरक्की कर सकता है। तो ये अखुवत का विज़न था और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने शुरू किया था कर्ज़े हसन से। सही। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया के सबसे बड़े इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम हैं और इसके तहत हमने 60 लाख घरानों को कर्ज़े हसन भी दिया है और 200 अरब से ज़्यादा की रकम है। और सबसे ज़्यादा जिससे हमें खुशी होती है बात वो ये है कि 99.9% से ज़्यादा हमारा रिकवरी रेट है। तो बिलासूद हमने कर्ज़े देने जब शुरू किए तो ये हमारा पहला स्टेप था। उसके बाद हमने ये भी सोचा कि एक इस अच्छी सोसाइटी को बनाने के लिए हमें माइक्रो फाइनेंस से बढ़कर और भी चीज़ों में इंटरवेंशन ज़रूर करनी चाहिए। और उसमें हमारा जो सेकंड इंटरवेंशन थी जो हमारे बानी डॉक्टर अमजद साकिब ने चूज़ की वो थी एजुकेशन। तो उसमें हमारा ये डिसीजन था कि अगर हम सूद के बिना कर्ज़े दे सकते हैं तो तालीम भी हमें फ़ीस के बगैर देनी चाहिए। तो हमने फिर एजुकेशन में इंटरवेंशन शुरू की। उसके तहत हमारी हुकूमत पंजाब के साथ 300 से ज़ायद स्कूल्स हैं जो हम चलाते हैं और हमारी 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक कसूर में हमारा कॉलेज है लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए भी चकवाल में हमारा कैंपस। सही। तो टेल अस अबाउट दिस न्यू कोलैबोरेशन दैट यू हैव विद होम ब्रिज। किस तरह से स्कॉलरशिप्स और किन स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स फराहम की जाएंगी? बिल्कुल, तो जो हम एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट एज वी ऑल नो। तो वी रियली बिलीव के एजुकेशन एक ऐसा आपको हक है जो वसाइल की वजह से आपको उस पर लिमिटेड नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसलिए हमने ये जो नया कोलैबोरेशन किया होम ब्रिज के साथ। होम ब्रिज बेसिकली एक प्रोजेक्ट है ऑफ बीकन हाउस। तो बीकन हाउस इज़ वन ऑफ पाकिस्तान लार्जेस्ट स्कूल नेटवर्क। तो उन्होंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया जिसमें वो ऑनलाइन ए लेवल्स कराते हैं और 2 साल का प्रोग्राम होता है। दिस इज़ पाकिस्तान फर्स्ट ऑनलाइन सर्टिफाइड ए लेवल प्रोग्राम एज वेल। इसके तहत, इस कोलैबोरेशन के तहत हम 200 स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं मुस्तहिक लोगों को स्पेसिफिकली। ठीक है। जो उन लोगों के पास शायद इतने वसाइल ना हो कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, आला तालीम दे सकें, तो हम उन लोगों के लिए ख़ास हमने ये कोलैबोरेशन। ठीक है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा बच्चों के लिए? इसमें 3 एस्पेक्ट्स हैं मेनली। सबसे पहला तो एकेडमिक क्राइटेरिया, ऑब्वियसली कि हम मेरिट पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे बाकी भी जो इदारे हैं एजुकेशन के उसमें भी आप देखें तो हम कभी भी मेरिट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो इस कभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहला यही है कि हम मैट्रिक के स्टूडेंट्स को भी लेंगे, ओ लेवल की भी लेंगे, बट वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि ओ लेवल्स का स्टूडेंट भी ए लेवल्स करेगा। तो जिसने मैट्रिक किया है उन तलबा के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। तो उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है और उन्होंने अच्छा स्कोर किया हो मैट्रिक और ओ लेवल में, तो दे आर वेलकम टू अप्लाई। दूसरी जो सबसे ज़्यादा चीज़, बिकॉज हमने कोलैबोरेट इसलिए किया कि हम ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों को तक पहुंचाना चाहते हैं जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी पहले नहीं थी। सही। तो उन घरानों को जिनकी अब देखें महंगाई की वजह से वो नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो अपने बच्चों को आला तालीम हासिल करें, या ये ऑनलाइन प्रोग्राम का एक फ़ायदा है कि आप घर बैठे तालीम हासिल कर सकते हैं और वो भी आला मेयार की। तो वो ट्रैवल कॉस्ट में शामिल नहीं है। तो ये दूसरा हमारा क्राइटेरिया है कि नीड बेस्ड होगी है। सही। तो वो जब अप्लाई करेंगे हम उनकी अखुवत और होम ब्रिज उनका प्रॉपर हम देखेंगे कि जो लोगों को हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं वो लोग हैं जो एक्चुअली डिज़र्व करते हैं। और तीसरी बात हमारी ये है कि हम पूरे पाकिस्तान से बच्चे लेना चाह रहे हैं। अच्छा। तो हमने हर प्रोविंस से, हमारी दोबारा कसूर में भी इसी तरह हम लेते हैं बच्चे कि हम गिलगित बल्तिस्तान से भी लेते हैं, हम AJK से भी लेते हैं
हम सिंध से भी लेते हैं, बलूचिस्तान से भी लेते हैं। तो इस प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है। अच्छा, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, बच्चे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? ऑनलाइन हमारा एक पोर्टल है, होमब्रिज की वेबसाइट पे भी है और अखुवत की वेबसाइट पे भी है। वहाँ पे सिंपल एक फॉर्म है, जिस फॉर्म को आप फिल आउट करेंगे, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा और इस इंटरव्यू के बाद हम अखुवत और होमब्रिज कोलैबोरेशन आपका सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो इस वाले से क्या अवेयरनेस के लिए आप कर रहे हैं, किस तरह से इंगेज कर रहे हैं ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड नोबडी वांट्स टू मिस दिस आउट। और ये 100% जो है वो फंडेड है? हाँ जी, 100% स्कॉलरशिप है। ठीक है, इसकी हम अवेयरनेस इसी तरह कर रहे हैं कि देखिए अखुवत का भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा नाम है, लोगों की क्रेडिबिलिटी है अखुवत पे, और जो होमब्रिज है बीकन हाउस उनका भी अच्छा नाम है। तो हम उनको यही लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम ऐसे दो एक्टर्स हैं और जब हम होमब्रिज के साथ काम कर रहे हैं तो वो अपनी एजुकेशन की फील्ड में एक्सपर्टीज़ रखते हैं। सही। तो हम स्कूल्स को रीच आउट कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को रीच आउट करके यही बताना चाह रहे हैं कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके बच्चों के लिए, ताकि वो आगे बढ़ सके। हम हमारी जो प्रोग्राम के तहत उनको हम करियर काउंसलिंग भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ ये इट्स नॉट लिमिटेड टू द 2 ईयर प्रोग्राम, उनके साथ साथ उनकी आगे वैसे ये ऑनलाइन होगा? बिल्कुल, और कंप्लीटली ऑनलाइन होगा, बच्चे घर से भी कर सकते हैं? इट्स एन ऑनलाइन प्रोग्राम, मगर वो महीने में 2 दिन अपने जो बीकन हाउस की नियरेस्ट ब्रांच है उसमें जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की लैब्स होती हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होती हैं, वो उनकी लैब में। अच्छा, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं जितनी के बेसिक स्टडीज़, तो उसको इसके लिए क्या वो भी फंडेड होंगी? क्योंकि उसके लिए यूजुअली स्कूल्स में ये होता है कि जब आप O लेवल्स कर रहे होते हैं, A लेवल्स कर रहे होते हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा फीस जो होती है आपको पता है कि अटैच होती है को करिकुलर एक्टिविटीज़ से, कि यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ फलाना क्लब या कुछ भी, तो यू हैव टू पे दिस मच। तो ये भी फंडेड है? बिल्कुल, हमारा, मैं आपको बताती जाऊँ कि इसमें एक और फैक्टर है। इसमें हमने एक ड्यूक ऑफ एडिनबरा अवार्ड है, इट्स एन इंटरनेशनल अवार्ड। सही। उसमें ये इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। सो जिन बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी ना, उस अवार्ड का बेसिकली मतलब ये है कि उस अवार्ड में आपको सर्टेन को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, आपको कंप्लीट करनी पड़ती हैं, और वो फिर आपको एक इंटरनेशनल लेवल पे उसकी रिकग्निशन मिलती है। सही। तो वो उसके लिए एलिजिबल, मतलब बच्चे सिर्फ महदूद नहीं है, जो कि स्टडीज़ वो तो बेसिक है, वो तो आपने डिग्री लेनी है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है ना, वो इन को करिकुलर एक्टिविटी से बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि दे कैन बी अ फ्यूचर लीडर। तो उस पर भी काम कर रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। और हमारा फोकस ही अखुवत की ये है कि हम तालीम के साथ साथ तरबियत पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हमारे जो बच्चे आते हैं, जो हमारे कसूर में चकवाल में, वो क्योंकि रेजिडेंशियल कॉलेजेस हैं, तो जो बच्चे हमारे पास आके रहते हैं तो हम उनको एक होलिस्टिक इंडिविजुअल बनाते हैं, हम उनको इज़्ज़तदार इंसान बनाते हैं, ताकि वो माशरे का एक कंट्रीब्यूटिंग एक हिस्सा बन सकें। तो उनकी हम प्रॉपर ट्रेनिंग, पूरी ट्रेनिंग करते हैं। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में भी बिल्कुल एक रेगुलर स्कूल की तरह कोई कमी नहीं होगी और उससे भी ज़्यादा बेहतर होगा इंशाल्लाह। और अच्छा, ज़ाहिर सी बात है स्कॉलरशिप्स इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जिसको नहीं भी ज़रूरत होती है, कोशिश सबकी यही होती है कि हमें वो स्कॉलरशिप मिल जाए। तो हाउ आर यू मेकिंग श्योर कि जो सिर्फ मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स हैं, जिनको ये एक्चुअल में ज़रूरत है, जो एक्चुअल में मेरिट पर हैं, सिर्फ उनको ही ये स्कॉलरशिप्स मिल सके? अब उसमें अखुवत का अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है। हम काम ही मुस्तहिक लोगों के लिए करते हैं, हम ऐसे मुआशरे के लिए करते हैं जिसमें हम उन लोगों को की मदद कर सकें जिनकी और कोई मदद नहीं कर रहा। तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हमारे पास जब कोई एप्लीकेशन आती है तो हम उसको प्रॉपर ऑब्जर्व करके वेटिंग, हमारा एक सिस्टम बना हुआ है। अच्छा। एवैल्यूएशन का, कि हम इंश्योर करें कि हम उन लोगों तक ही पहुंच रहे हैं जिनको ये सहूलत कहीं और से नहीं मिल रही। अच्छा, तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया रखा गया है? कोई जैसे होता है कि इतने मार्क्स होने चाहिए, ये ग्रेड होना चाहिए, या फिर आपकी फैमिली की जो इनकम है वो इतनी होनी चाहिए, देन यू कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप्स? वो हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है एक, वो आपको ऑनलाइन सारा मिल जाएगा, मगर उसमें हम एक्सेप्शनल केसेस को लेते हैं। ओके। बिकॉज वी डोंट वांट टू लिमिट एनीबडी फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये हम केस टू केस बेसिस पे हम इस प्रोग्राम की जो भी इवैल्यूएशन है उसको करेंगे डील। तो जैसे कोई बच्चा अप्लाई करेगा, हम उनको खुद इंटरव्यू करते हैं। हमारी जो अखुवत की टीम है, होमब्रिज की टीम, दे आर वेरी इन्वॉल्व्ड इन दिस एंटायर प्रोसेस। तो हमारी रेगुलर मीटिंग्स हो रही होती हैं चेक इन करने के लिए। तो कोई थर्ड पार्टी आके ये नहीं करेगी। अभी ये न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है आपका, और इस दफ़े इनरोल किए जाएंगे 200 स्टूडेंट्स, आप कह रही हैं A लेवल्स पे। तो अच्छा, ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट नंबर। किस तरह से मेक श्योर किया जाएगा कि द स्टूडेंट्स हु ग्रेजुएट, जो कि ये तालीम हासिल करेंगे, इन फ्यूचर दे कैन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, ये किस तरह से इंश्योर किया जाएगा? अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो हमारा कसूर का भी जो कैंपस है, जब हमने एजुकेशन में एक्चुअली कदम उठाया था, तो वो इसी मकसद के लिए उठाया था कि हम बिलीव करते हैं कि ये जो बच्चे होंगे ना, आगे जाके हमारे सक्सेसर्स होंगे।
तो या क़ुव्वत का आगे जाके मैसेज बढ़ाएंगे, तो हम वहाँ पे भी कोई फ़ीस नहीं चार्ज करते और ना ही कोई कंपल्शन होती है कि आपने करनी है, मगर हम ये बिलीव करते हैं कि जब आगे जाके इंशाल्लाह वो अच्छा कमाएंगे, अच्छा कमाने लग जाएंगे, तो वो ज़रूर वापस मुड़ के क़ुव्वत की तरफ देखेंगे या किसी और इदारे की तरफ देखेंगे और वो ज़रूर अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम करेंगे। तो इस प्रोग्राम में भी हम इन बच्चों की तो एक क़ुव्वत के साथ भी एक ट्रेनिंग होगी, so they will be invited to a क़ुव्वत campus and they will meet the क़ुव्वत team, we will properly train them जिस तरह हम बाकी क़ुव्वत के स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं कि कि एक अच्छा इंसान किस तरह बनना चाहिए और आपकी क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन होने के बाद। तरबियत भी उतनी ही ज़रूरी है, कैरेक्टर डेवलपमेंट भी उतना ही ज़रूरी है जितनी आपकी तालीम ज़रूरी है। तो उस चीज़ पे बहुत फोकस किया जा रहा है कि साथ ही साथ आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट और लीडरशिप क्वालिटीज़ जो कि लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है उन पे भी काम किया जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल काम। तो किस तरह से आप देखती हैं कि जो एक गैप होता है ना कि बच्चे जो हैं अच्छी तालीम हासिल करने के लिए, ज़ाहिर सी बात है आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, दीगर इश्यूज़ हैं, जैसा कि दूसरे शहरों में फॉर एग्जांपल बच्चे नहीं जा सकते अच्छे स्कूलों में, वहाँ पे होता नहीं है, दे कैन नॉट मूव टू अदर सिटीज़, बिगर सिटीज़। तो क्योंकि ये ऑनलाइन है, वो किस तरह से जो चीज़ है उनको हेल्प आउट करने वाली है? देखिए, हमने सबसे पहले ये कोविड में देखा था कि कोविड में घर बैठे कितनी हमें आसानी से बहुत लोगों को तालीम हासिल हो सकती थी। हमने क़ुव्वत ने भी तब उस टाइम पे काफ़ी इंटरवेंशंस की थी, हमने दूर दराज के इलाकों में एजुकेशन पे बहुत फोकस किया था थ्रू आवर प्रोग्राम्स। तो इसका भी यही फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये कि अब गिवन हमारी जो माशी हालात हैं, महंगाई जिस तरफ जा रही है, तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो आपको घर बैठे तालीम तो मिल जाएगी, जिस तरह आपके एक नॉर्मल टीचर एक स्कूल में होते हैं, एक तो आपके वो टीचर्स होंगे, उसके अलावा इस प्रोग्राम में 2500 रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपके पास, उनका भी एक्सेस होगा। तो आप अगर आप रिवीजन करना चाहते हो, अगर आप एक कॉन्सेप्ट को बेहतर समझना चाहते हो, उन चीज़ों की भी आपके पास एक्सेस होगी। और फिर अगर आपके पास और लिमिटेशंस, आपके सोशल लिमिटेशंस हैं या कोई भी फैमिली के हों कि वो नहीं अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते, वो घर बैठ के पढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें कोई इसका नुकसान या कोई काउंटर इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, अभी भी ना एक स्टिग्मा अटैच्ड है विद ऑनलाइन एजुकेशन ना, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तालीम उस तरह से म्यारी नहीं होती है, क्योंकि बच्चे सही तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। और यूजुअली ऐसा होता है नॉर्मली जो हम देखते हैं कि टीचर्स भी उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने में। जैसे कम ऑब्वियसली वो जूम क्लासेस हो रही होती हैं, बच्चे बैठे हुए हैं और वो आते हैं और लेक्चर देते हैं और बस चले जाते हैं। दे डोंट नो इफ समबडी इज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड देयर, राइट? तो हाउ यू मेकिंग श्योर कि टीचर्स उनकी जो तालीम का जो क्वालिटी है वो मुतासिर ना हो इन ऑनलाइन क्लासेस में? इसमें अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी लकी दैट वी आर पार्टनरिंग विद बीकन हाउस बिकॉज उनकी टीचर्स दे आर वेरी रिनाउंड इन पाकिस्तान एजुकेशन लैंडस्केप। तो हम उन टीचर से जाके मिले भी हैं, हमने उनका पूरा सेटअप भी देखा है। तो उनकी क्वालिटी टीचर्स वही टीचर्स हैं जो उनको रेगुलर स्कूल्स में पढ़ाते हैं। ठीक है। फिर जो क्लास साइज़ है एक्सक्यूज मी, वो भी इट्स नॉट अ वेरी बिग क्लास साइज, ताकि वन ऑन वन इंटरेक्शन बच्चों की रहे, पार्टिसिपेशन रहे। हाँ, इट मैटर्स अ लॉट, क्लास साइज मैटर्स। हाँ, और तीसरी बात ये भी है कि हमने ये भी एक और किया है कि हम हम इंश्योर करेंगे कि जो बच्चों की अटेंडेंस एक सर्टेन लेवल तक रहे। सो वी इट्स नॉट एन ऑप्शनल अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि आपने अगर क्लास अटेंड करनी है तो कर लें। इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ कंपल्सरी। हाँ, जैसा कि नॉर्मल आप स्कूल में जाते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपने अपनी अटेंडेंस जो है इतने परसेंटेज होनी चाहिए, 75% अबव मोस्टली होती है। तो ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो है बच्चे ये क्लासेस भी लाजमी अटेंड करें। और क्योंकि आपकी जो कोलैबोरेशन है दैट इज़ विद बीकन हाउस और उनका ये आगे से होम ब्रिज है, तो ऑब्वियसली वही टीचर्स हैं जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वही टीचर्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ाएंगे। लास्ट मैसेज फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स कि किस तरह से आप उनको इनकरेज करेंगी कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें? माई लास्ट मैसेज वो जस्ट भी कि दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स जिसमें कि पाकिस्तान में इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी हम ला रहे हैं। और हम उन लोगों के लिए ला रहे हैं, और मेरा मैसेज भी उन लोगों के लिए होगा जो नहीं अफोर्ड कर सकते शायद अपने बच्चों को स्कूल भेजना, क्योंकि आजकल के हालात इस तरह के हुए हैं। तो ये हम अपॉर्चुनिटी आपके लिए ला रहे हैं। हम इंशाल्लाह क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे।
और हम आपके साथ एक ऐसा ये तावन करने जा रहे हैं कि हम आगे भी आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि आपके बच्चों की ज़िंदगियाँ तो इंशाल्लाह बेहतर होएं, बट उसके साथ साथ आपकी फैमिली की भी और पूरे पाकिस्तान की भी। अखुवत हमेशा से काम करता रहा है और हमने हर शोबे में अखुवत को काम करते देखा है, और ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जिनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से मुयसर नहीं होती हैं जैसे बाकियों के लिए होती हैं। तो वो 100% स्कॉलरशिप्स 200 तकरीबन ये स्कॉलरशिप्स हैं जो कि अखुवत जो है कोलैबोरेट कर रहा है और आप अवेल कर सकते हैं। तो यू मस्ट गो फॉर इट। मिशेल शाह प्रोग्राम मैनेजर अखुवत फाउंडेशन हमारे साथ ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे।